नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप अपनी एग्ज़ाम में लगे हुए होंगे। चूँकि आपका एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत ही नज़दीक आपकी एग्ज़ाम है, तो आप अपने पूरा जी-जान लगा के अब एग्ज़ाम में लग जाइए ताकि आप अच्छे से अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो सके। मेरी तरफ से आपको एडवांस में बहुत-बहुत बधाई। अगर आपने पूरी मेहनत की है और आगे करेंगे, आपको उसका परिणाम ज़रूर देखने को मिलेगा साथियों। और आपके इसी मेहनत में हम भी आपके साथ आपका थोड़ा साथ देने के लिए हम भी आपके लिए कुछ लेके आए हैं आपके लिए, जो कि सामाजिक विज्ञान जो आपकी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10 में उसकी जो प्रमुख एग्ज़ाम जो मतलब आपका एग्ज़ाम पैटर्न है बोर्ड के द्वारा जो तय किया गया है, उसके अनुसार हम देख रहे हैं यहाँ। तो हमने पहले कुछ वीडियो डाल रखे हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो अपना चैप्टर है, जो इतिहास पाठ्य पुस्तक है उसमें एक चैप्टर है अपना मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया से संबंधित। इसमें इससे आपको कुल 4 अंकों का है, उसमें आपको एक वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेगा, एक रिक्त स्थान मिलेगा और एक जो है लघु लघुत्रात्मक प्रश्न आपको एक देखने को मिलेगा 2 नंबर का। तो चलते हैं हम इस पार्ट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आप इन प्रश्न को कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। ठीक है साथियों, और उम्मीद है एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपकी बहुत सहायता करेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन साथियों रिक्त स्थान, क्योंकि अपना ये पहले रिक्त स्थान है, तो अपना पहला प्रश्न है साथियों कि गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? तो ये ध्यान रखना है, गुटेनबर्ग ने छापेखाने का आविष्कार किया था साथियों। गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? छापेखाने का, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का बोलते हैं हम इसको। इसको बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। आपको दोनों ही दिया जा सकता है, या तो प्रिंटिंग प्रेस दिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, या छापेखाने का आविष्कार ये गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है ना। और भारत में जो है छापेखाना जो पुर्तगाली लेके आए थे, ध्यान रखना है। अगर ऐसा पूछे आपसे कि भारत में छापेखाने या प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया था, पुर्तगाली लेके आए थे, और सबसे पहले उन्होंने कहाँ स्थापित किया था? गोवा में। ये अगला ही क्वेश्चन अपना साथियों, ये देख सकते हैं आप यहाँ कि भारत में सर्वप्रथम प्रेस कहाँ पर आई थी? तो गोवा में। ठीक है साथियों, भारत में पहली बार यह सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? गोवा में। और किन्होंने की थी? पुर्तगालियों ने। ये भी ध्यान रखना। और पुर्तगालियों में एक नाम आपको ध्यान रखना है, पुर्तगालियों में आपको वास्को डी गामा का भी नाम ध्यान रखना है। पहला पुर्तगाली जो कि समुद्री रास्ते से भारत आया वह कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है समुद्री रास्ते से पहली बार भारत आएगा, और इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत की खोज। ठीक है ना। किसने की? वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखना है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया था पहली बार समुद्री रास्ते से, इसीलिए हम कहते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो अपना 2 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न, प्रिंटिंग प्रेस या छापेखाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। दूसरा, भारत में सर्वप्रथम प्रेस गोवा में पुर्तगालियों ने स्थापित की। ये देखो 95 95 थीसिस अपना है, ये 95 जो है रचनाएं हैं, 95 95 थीसिस भी बोलते हैं इसको। ये हम अपने पाठ में आपके किताब में अच्छे से दिया गया है साथियों, आप उसको देखिएगा। 95 प्रसंग रचना किसकी है? ये मार्टिन लूथर की, ध्यान रखना है। मार्टिन लूथर पुनर्जागरण, सॉरी धर्म सुधार आंदोलन जिसको हम बोलते हैं, धर्म सुधार आंदोलन, जो यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, धर्म सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं मार्टिन लूथर, और इनका संबंध जर्मनी से है। ये जर्मनी के थे। और ध्यान रखना है, इन्होंने बाइबिल बाइबिल जो है ईसाइयों का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल, उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसी 95 बातें लिख के उन्होंने वहाँ चर्च के बाहर जो है दरवाजे पे टांग दी थी, उन्हीं को हम 95 प्रसंग बोलते हैं। तो ये मार्टिन लूथर से संबंधित है, ठीक है ना। तो 95 प्रसंग की रचना किसने की है? मार्टिन लूथर ने। 95 प्रसंग कुछ नहीं है, बाइबिल की कुछ 95 ऐसी बातें हैं
अच्छी अच्छी बातें जो बाइबल में है लिखी गई है वही 95 थीसिस भी बोलते हैं इसको। ये भी ध्यान रखना, 95 थीसिस भी हो सकता है आपके एग्जाम में कि 95 थीसिस किसकी है, तो ये मार्टिन लूथर के, ठीक है ना। अगला है ऐतिहासिक आख्यान क्या कहलाते हैं? ऐतिहासिक आख्यान है गाथा गीत। ऐतिहासिक आख्यान क्या है? गाथा गीत। गाथा गीत ऐतिहासिक आख्यान कहलाते हैं। क्या गाथा? गाथा किसी की हो सकती है, जैसे कोई महापुरुष है, या फिर अपन जैसे लोक देवताओं के संबंध में कोई गाथा आपने सुनी होगी, वो गाथा गीत है, ऐतिहासिक आख्यान है, ठीक है ना। अगला है रोमन चर्च ने धर्म विरोधी विचार दबाने हेतु किनकी स्थापना की थी? तो ये इक्विजिशन, ये कुछ मतलब न्यायालय है इक्विजिशन, इनकी स्थापना उन्होंने, जो धर्म विरोध के विचार है उनको दबाने हेतु इनकी स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना है इंक्विजिशन। इंक्विजिशन, ये इंक्विजिशन की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने, चर्च ने। ध्यान रखना, चर्च क्या है? ईसाई धर्म का पूजा पूजा जो स्थल होते हैं, ईसाई धर्म के पूजा स्थल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? चर्च बोलते हैं। और यहाँ का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? पादरी। ध्यान रखना, ये ईसाई धर्म का प्रमुख पूजा स्थल चर्च है, और यहाँ का प्रमुख, जैसे अपने यहाँ मंदिर में पुजारी वगैरह होते हैं, तो यहाँ का पुजारी पादरी होता है। और पूरे ईसाई जगत का प्रमुख जो होता है वो पोप होता है, ये ध्यान रखना है। पूरे ईसाई जगत का जो प्रमुख व्यक्ति होता था वो पोप होता था, आज भी होता है, ठीक है ना। तो ये इंक्विजिशन ध्यान रखना है। इस्लामी जो कानून है, उनके जो विद्वान हैं वो उलेमा कहलाते हैं। उलेमा, ठीक है ना। उलेमा मतलब ये, इनको मतलब कुरान की व्याख्या करने का अधिकार है। ये जो इस्लामिक कानूनों के बारे में ये जानकारी देते हैं, बताते हैं कि ये कुरान में ये लिखा है या ये नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है, ये नहीं है, ठीक है ना। शरीयत वगैरह का आपने नाम सुना होगा, तो उलेमा कहते हैं। तो उलेमा कौन है? जो कि इस्लामिक कानून के क्या है? विद्वान है या जानकार है, ऐसे व्यक्तियों को उलेमा कहा जाता है, ठीक है ना। तो अपने 6 क्वेश्चन देख लिए यहाँ। तो अपन मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ। छापेखाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया है। भारत में सबसे पहले प्रेस गोवा में पुर्तगालियों ने स्थापित की है। 95 थीसिस या 95% की रचना मार्टिन लूथर ने की है। और ऐतिहासिक आख्यानों को गाथा गीत भी कहते हैं। और इनक्विजिशन की स्थापना चर्च के द्वारा की गई थी, जो कि धर्म विरोधी विचार है उनको दबाने के लिए। और इस्लामिक कानूनों के जो विद्वान हैं उनको उलेमा कहते हैं, ठीक है ना। अगला हम अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। देखो ये कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, जो अच्छे प्रश्न है इस पार्ट से, और पूरी पूरी संभावना। तो आधुनिक छापेखाने का आविष्कार ये हमने देख लिया गुटेनबर्ग ने, ठीक है ना, जर्मनी में। ध्यान, जर्मनी, ठीक है ना, गुटेनबर्ग ने जर्मनी। और ये मार्टिन लूथर, ये 95 थीसिस, ये भी जर्मनी का था। ये धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है ना। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भारत से संबंधित है, ध्यान रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था। लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट में यह था कि कोई भी जो समाचार पत्र है वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छापेगा, या फिर कोई भी खबर छापने से पहले जो है अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। 1878 में ये एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। और आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ। अगला प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले की है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन सी है? ये गुलामगिरी। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। गुलामगिरी पुस्तक इनकी है ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम आपको भी, इनकी पत्नी का नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, माता सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, इनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं के लिए पहली विद्यालय स्थापित किया था पुणे में। इन्होंने ही, माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने। तो गुलामगिरी पुस्तक का ध्यान रखना है, किनकी रचना है? गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की, ठीक है ना। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, ये भी ध्यान रखना आपको। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ये किनकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये नेहरू की पुस्तक है।
और ये डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी, ये अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी या दमित वर्ग एसोसिएशन, ठीक है ना। एक तो गुलामगिरी पुस्तक हो गई अपनी किनकी, महात्मा ज्योतिबा फुले। अगला है बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो ये जेम्स ऑगस्टस सिक की थी, ठीक है ना। 1780 के आसपास, लगभग शायद 1780 के आसपास इन्होंने ये पत्र निकाला था। कौन सा, बंगाल गजट, ध्यान रखना है। बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला है गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी, ये ध्यान रखना। ये गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक, रामायण तो नहीं छापेगा, ये तो आपको पता है, कुरान भी नहीं छापेगा, त्रिपिटक भी नहीं छापेगा, तो इन्होंने पहली पुस्तक क्या छापी थी, बाइबिल। क्योंकि गुटेनबर्ग ईसाई धर्म से संबंधित है, तो इन्होंने पहली पुस्तक क्या छापी थी, अपनी जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी इन्होंने, उसमें पहली पुस्तक क्या छापी थी, बाइबिल का प्रकाशन इसने किया था, ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर आई, तो ये तो अपने देखा था गोवा में, और किनके द्वारा लाई गई थी, पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है ना। पुर्तगाल देश है, ध्यान रखना है, तो वहाँ के लोगों को कहा जाता है पुर्तगाली से। जो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के तो उनको ब्रिटिश कहा जाता है, भारत के तो भारतीय कहा जाता है, तो ऐसे पुर्तगाल के लोगों को पुर्तगाली कहा जाता है। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाई थी, और वो स्थापित कहाँ की थी, गोवा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है केसरी का प्रकाशन, ये मराठा और केसरी दो समाचार पत्र अपने यहाँ सिलेबस में शायद एक ही है अपने यहाँ, लेकिन आपको दो का ध्यान रखना, एक तो मराठा है और एक केसरी, ये दोनों के दोनों जो है बाल गंगाधर तिलक के, ध्यान रखना है। ये दो समाचार पत्र है, कौन से, एक तो है मराठा आ गया और एक आ गया केसरी, ध्यान रखना, मराठा और केसरी, ये दोनों के दोनों समाचार पत्र किसके हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक के मराठा और केसरी, ठीक है ना। और ये राजा राममोहन राय का भी आपको ध्यान रखना, एक मीरातुल अखबार है, मीरात उल अखबार, राजा राममोहन राय का अखबार है मीरात उल अखबार, मीरातुल अखबार, ये राजा राममोहन राय का अखबार मीरातुल अखबार। और एक अखबार और था इनका, एक तो आपको ध्यान रखना मीरातुल अखबार, ये राजा राममोहन, एक अखबार और था इनका। अगला है राजा राममोहन राय के समाचार पत्र का, ये देखो ये आ गया संवाद कौमुदी, ठीक है ना, ये संवाद कौमुदी। एक तो अपने अभी बता ही दिया कि राजा राममोहन राय का एक अखबार तो मीरात उल अखबार है, मीरात उल अखबार, और एक कौन सा है, संवाद कौमुदी। तो दो अखबार हो गए राजा राममोहन राय के, मीरात उल अखबार और संवाद कौमुदी, और दो अखबार हो गए बाल गंगाधर तिलक के, एक तो मराठा और केसरी, मराठा और केसरी किनके, बाल गंगाधर तिलक के। दोबारा बोलिएगा, मराठा और केसरी किनके, बाल गंगाधर तिलक के अखबार है। और संवाद कौमुदी और जो है मीरातुल अखबार किनके, राजा राममोहन राय के। दोनों याद रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक के हैं, और संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार राजा राममोहन राय के। ये राजा राममोहन राय वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत में सती प्रथा को बैन करवाने के लिए या सती प्रथा पर पाबंदी लगवाने के लिए इन्होंने प्रमुख प्रयास किए थे, ध्यान रखना। सती प्रथा पर कानून बनाने के लिए इनके प्रयास महत्वपूर्ण है। 1829 में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है, किनके प्रयास से, जो है राजा राममोहन राय के प्रयासों से भारत में 1829 में सती प्रथा को क्या किया जाता है, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके बाद में गुलामगिरी अपन ने देख लिया था पहले, ध्यान रखना है। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है केसरी, और ये जो मराठा है ये बाल गंगाधर तिलक का अखबार है, संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय का अखबार है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अपने देखा ही था अभी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, पहली बार तो 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के समय आया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। इसके अनुसार भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर सेंसर लगाने का अधिकार मिल गया। सेंसर का मतलब है कि आप बिना अनुमति के कोई खबर नहीं छाप सकते, ध्यान रखना। सेंसर का मतलब क्या होता है कि बिना अनुमति के कोई भी खबर आप नहीं छाप सकते। और अगर आपको अनुमति लेनी पड़ेगी तो अंग्रेज अपने खिलाफ जो खबर छापनी है उसकी अनुमति कैसे देंगे, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि आप अंग्रेजों के खिलाफ कोई खबर नहीं छाप सकते। इसको यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में, ठीक है ना, कि बिना अंग्रेजों की अनुमति के आप कोई खबर नहीं छाप सकते।
1878 में ये एक्ट आया, लॉर्ड लिटन के समय ये एक्ट आया, ठीक है ना। ये अपना वर्नाकुलर पर एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। मुद्रण क्रांति, देखो हर क्षेत्रों में क्रांतियां आती है, ठीक है ना। और जैसे उद्योगों में आई तो हम उसको क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति। शिक्षा के क्षेत्र में आए तो शैक्षिक क्रांति, ठीक है ना। वैसे ही अगर मुद्रण, मुद्रण का मतलब क्या होता है, प्रिंटिंग, छापना। मुद्रण का मतलब क्या होता है, प्रिंटिंग या छापना। तो छापने के अंदर जो क्रांति आएगी उसको हम मुद्रण क्रांति बोलते हैं। और पहली बार जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई वो तो आपको पता ही है, गुटेनबर्ग हम देख ही चुके हैं। तो मुद्रण क्रांति से क्या समझेंगे, तो मुद्रण के आविष्कार के बाद स्थानीय भाषा में भी बृहद स्तर पर पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। परिणाम स्वरूप पुस्तकों की कीमतों में गिरावट आई और पुस्तकों की संख्या बढ़ने से पाठक वर्ग में क्या हुआ, इजाफा हुआ। भाई प्रिंटिंग प्रेस आई तो उससे अधिक से अधिक क्या छपेगी, किताबें छपेगी। किताबें छपेगी तो परिणाम स्वरूप किताबों की कीमतें बढ़ेगी, कम होगी, किताबों की कीमतें घटेगी। और जब किताबों की कीमत घटेगी तो ध्यान रखना, किताबों की कीमत जब घटेगी तो उसकी खरीदने वाले लोगों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, उसको लोग ज्यादा खरीदेंगे। भाई किताबों की अगर कीमत घटती है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, और ज्यादा खरीदेंगे इसका मतलब पाठक वर्ग तैयार होगा जो कि ज्यादा किताब पढ़ेगा। इससे क्या होगा कि फिर ज्यादा से ज्यादा किताबें छपेगी। तो इसी को तो हम मुद्रण क्रांति कहते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि हाथ से किताबें बनाई जा रही है, हाथ से छपी जा रही है, तो हाथ से तो कम छपी जाएगी, और कम छपी जाएगी तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, कीमत ज्यादा होगी तो आम आदमी उसको खरीद नहीं पाएगा, तो वो सीमित मात्रा में रहेगी। लेकिन मशीनों से छपेगी तो उसकी कीमत कम होगी तो आम आदमी उसको खरीदेगा, और यही मुद्रण क्रांति, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। अगला है कितागाओ उत्तामारो। तो ये ध्यान रखना, कितागाओ उत्तामारो थोड़ा नाम अजीब आपको लग सकता है क्योंकि ये एक जापानी नाम है। ध्यान रखना, यह एक प्रसिद्ध जापानी चित्रकार था। कौन, कितागाओ उत्तामारो एक क्या था, जापान का चित्रकार था। उसने उकियो नामक एक नवीन चित्रकला शैली, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उकियो, उकियो नामक एक नवीन चित्रकला शैली का विकास किसने किया, तो कितागाओ उत्तामारो ने किया। इसमें आम शहरी जीवन का चित्रण है, मतलब शहरों में जीवन कैसे जिया जाता है, क्या सिचुएशंस रहती है, क्या परिस्थितियां रहती है, इन सब का वर्णन कितागाओ उत्तामारो ने अपनी प्रसिद्ध जो नवीन चित्रकला शैली है उकियो, उसके माध्यम से दर्शाया। तो ये ध्यान रखना, कितागाओ उत्तामारो क्या है, एक जापानी चित्रकार है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि छापेखानी की तकनीक में क्या क्या सुधार किए गए। छापेखानी की तकनीक में क्या क्या सुधार किए गए, तो ध्यान रखना 18वीं सदी में छापेखानी का निर्माण धातुओं से होने लगा, भाप शक्ति का प्रयोग होने लगा, विभिन्न रंगों में छपाई होने लगी और एक साथ अधिकतम पुस्तकों का छपना। प्रारंभ में तो क्या होता कि मतलब कम स्तर पे छपाई होती थी, मशीनें भी क्या है कि बड़ी होती थी थोड़ा, और धीरे काम करने वाली होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी तो वैसे वैसे जो है उन मशीनों में धातुओं का प्रयोग करना या भाप की शक्ति का प्रयोग करना या उसमें विभिन्न प्रकार के रंगाई का प्रयोग करना और एक साथ कई सारी पुस्तकें एक साथ छापना, ये सारे सुधार बाद में मशीनों के उस तकनीक में किए गए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, छापेखानी का धार्मिक सुधार पर प्रभाव कैसे पड़ा। ये तो आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है बिल्कुल सर। छापेखानी का धार्मिक सुधार पर प्रभाव कैसे पड़ा, ध्यान रखना 19वीं सदी में सामाजिक सुधारक और धर्म सुधारकों के बीच सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक पूजा संबंधी विचारों को लेकर काफी वाद विवाद था। छापेखानी का आविष्कार से स्थानीय भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन संभव हुआ और परिणाम स्वरूप लोगों ने तार्किक चिंतन का क्या हुआ, विकास हुआ। तार्किक चिंतन का मतलब लोग अब तर्क करने लगे कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है, क्या कोई मतलब जो पादरी है या कोई धर्म का जो जानकार है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अब क्योंकि जैसे बाइबिल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो पहले तो पादरी वगैरह क्या करते थे, इसकी व्याख्या करते थे, तो उन्होंने जो कह दिया वही जनता मानती थी। लेकिन अब जब छापेखानी का आविष्कार हुआ तो बाइबिल की अनेक प्रतियां छप के लोग उसको खरीद के पढ़ने लगे, उनको खुद को पता होने लगा कि बाइबिल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो पहले तो क्या था कि जो लोग कहते थे वो मान लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे लोग। अब लोग खुद पढ़ रहे हैं कि अब खुद मान रहे हैं कि नहीं इसमें तो ऐसा लिखा है, आप गलत बता रहे हैं। तो स्थानीय भाषा में भी फिर पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। जैसे मान लो फ्रेंच भाषा है, जर्मन भाषा है या और अन्य भाषाएं हैं, उसमें भी अंग्रेजी भाषा है, तो उसमें प्रकाशन हुआ तो लोग उसको पढ़ के जानने लगे
और उससे क्या हुआ कि लोगों में एक तार्किक चिंतन का विकास हुआ, जिससे लोग तर्क कर सके और सही और गलत में फ़र्क कर सके। ठीक है? तो धार्मिक सुधार पे प्रभाव छापे-खाने का ऐसे पड़ा। ठीक है ना? तो इस पार्ट से हमने इतने प्रश्न देखे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको इन क्वेश्चनों को एक बार और रिवाइज़ करना है। चाहो तो आप वीडियो को 2 बार, 1 बार और देख सकते हैं। और अगर आपको कोई मतलब कोई समस्या है किसी क्वेश्चन में या कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्न का जो जवाब मैं दे सकूँ। सभी साथियों ने वीडियो को पूरा देखा, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो ज़रूर देखें। और एक बात और मैं और कहना चाहूँगा साथियों आप सभी से, कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपका भी थोड़ा बहुत दायित्व बनता है कि आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि चैनल को आप अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे भी ऐसे नई-नई वीडियो लेके आऊँ। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ताकि मैं अगर कोई सुधार कर सकूँ आगे तो और करूँ। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ जो कि कक्षा 10 की तैयारी मतलब आगामी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन साथियों को आप ये वीडियो ज़रूर सेंड करें और बताएँ कि हाँ, आप पीछे और भी वीडियो है उनको ज़रूर देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।